नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों माइक के बारे में। हमने माइक साइट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। भारत के अंदर है माइक साइट्स, होती हैं, कोई है? बिल्कुल है, ठीक है। तो माइक प्रोग्राम जो है इसको इस्टेब्लिश करा गया था साइट्स रेजोल्यूशन के अंतर्गत ही। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, साइट्स के अंतर्गत ही माइक प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करा गया था, जिसको 1997 में जब साइट्स की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 10th मीटिंग हुई थी वहाँ पर। तो माइक एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है एक तरीके से, डैट मेजर्स द लेवल, ट्रेंड्स एंड कॉजेज ऑफ एलिफेंट मोर्टेलिटी। अब समझ गए 1997 में जो COP10 की जो मीटिंग थी जिसमें ये माइक प्रोग्राम जो आया, क्यों ये वाली परमिशन जैम्बिया को नहीं मिली आइवरी के लिए, ठीक है, कि वो उसको मतलब सेल कर सकता है या फिर एलिफेंट्स को थोड़ा सा मतलब उसका जो हाथी दांत है उसका व्यापार करने के लिए अलाउ कर दिया जाए। तो ये परमिशन इसलिए नहीं मिली बिकॉज ऑफ द माइक प्रोग्राम, क्योंकि वो साइट्स रेजोल्यूशन के अंतर्गत ही आता है। नहीं भी आता होता तो तब भी एक स्टडी तो कंडक्ट करी जाती साइट्स के द्वारा, ये देखने के लिए कि ये इनका प्रोटेक्शन स्टेटस कैसा है। बाद में ये पता लगा था ना, कहाँ गया ये वाला फैक्ट आपके सामने, ये हर साल अफ्रीका के अंदर लगभग 20,000 हाथी जो है वो मारे जाते हैं इलीगली, दे आर बीइंग किल्ड फॉर देयर आइवरी, हाथी दांत के लिए, ठीक है। तो माइक एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है दैट मेजर्स द लेवल, ट्रेंड्स एंड कॉजेज ऑफ एलिफेंट्स मोर्टेलिटी, कि उनकी डेथ क्यों होती है, ठीक है। माइक प्रोग्राम के अंदर जो इंफॉर्मेशन बेस होता है उसको यूज़ करा जाता है इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए, रिलेटिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो एनालिसिस होती है, ये साइट्स की एनुअल मीटिंग में प्रेजेंट करी जाती है, ठीक है, ताकि जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एलिफेंट रेंज जो स्टेट्स हैं वहाँ पर वो डिसीजंस ले सकें और साइट्स ये देख सकें कि इसको कौन से अपेंडिक्स में डालना है। तो वन ऑफ द कोर मैंडेट्स गिवन टू द माइक प्रोग्राम इज़ टू बिल्ड कैपेसिटी इन एलिफेंट रेंज कंट्रीज, एलिफेंट रेंज स्टेट्स। करेंटली देयर आर 28 साइट्स जो कि माइक प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं एशिया के अंदर, और 13 कंट्रीज़ के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहाँ पर हाथियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मिलती है। एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। भारत के पास 10 माइक साइट्स हैं, ठीक है, फॉलोड बाय 2 साइट्स ईच इन कंबोडिया, 2 है इसके पास, इंडोनेशिया, लाओपीडिया, मलेशिया, म्यांमार एंड थाईलैंड, इन सब के पास 2 हैं। और एक माइक साइट है बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका और वियतनाम के पास। 2017 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, जो कि रेड लिस्ट निकालता है, साइट्स ने इसको इनवाइट करा था, इसको एंगेज करा था अपने साथ काम करवाने के लिए, ताकि माइक एशिया प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करा जाए 2 सब रीजन में, एक साउथ एशिया रीजन में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज रीजन में लाइक कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओपीडिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। ऑब्वियसली बात है जहाँ पर क्या मिलता है, ये देयर आर एलिफेंट कॉरिडोर्स एंड दीज आर एलिफेंट रेंज कंट्रीज। तो जो माइक प्रोग्राम है इट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन डोनर सपोर्ट। यूरोपियन यूनियन जो है इट हैज़ बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोनर फॉर द माइक प्रोग्राम इन अफ्रीका सिंस 2001 एंड इन एशिया सिंस 2017। EU सबसे ज़्यादा फंडिंग देता है, ये वाली बात भी याद रखना। इसके पास कुछ इंडिपेंडेंट सेटअप नहीं है अपना खुद का, ये एक बस डोनेशंस पर चलता है, ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, ठीक है, शॉर्ट में इसको बोला जाता है ट्रैफिक। ट्रैफिक एक NGO है जो कि राइटर आपको यहाँ पर क्लियरली बता रहा है, जबकि जो साइट्स है वो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। ये NGO जो है ये ग्लोबल लेवल पे वर्क करता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ट्रैफिक एक जॉइंट प्रोग्राम है WWF का और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का एंड IUCN का। ट्रैफिक साइट्स के साथ ही बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलता है। इसको 1976 में फाउंड करा गया था विद हेडक्वार्टर्स नाउ लोकेटेड इन कैम्ब्रिज UK। इसका मिशन क्या है, ये देखना कि जो व्यापार होता है इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये नेचर की कंजर्वेशन के लिए किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। ये इन्वेस्टिगेट करता है और एनालाइज करता है कि जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड के जो ट्रेंड है, पैटर्न्स हैं, जो इम्पैक्ट्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं कि क्यों होता है, उसकी वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो डेटा बेस है, जो नॉलेज बेस है, वो इस प्रकार से हो कि कल को एक डिसीजन ये लिया जा सके। और क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि ये साइट्स के साथ ही बिल्कुल उसके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करता है, तो साइट्स के पास एक इन्फॉर्मेशन ये भी पहुँच सके कि ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या जिनका व्यापार अगर हो रहा है
ठीक है। तो वो कुछ इलीगल ट्रेड तो नहीं हो रहा, कल को उनकी मतलब इस व्यापार की वजह से वो जो उनका स्पीशीज़ का जो बेस है, जो पॉपुलेशन बेस है, वो कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगा। और फिर साइड्स अपने हिसाब से फिर डिसीजन ले सकता है विद रिस्पेक्ट टू कि उसको अपेंडिक्स 1 के अंदर डालना है, 2 के अंदर डालना है, 3 के अंदर डालना है, या फिर इन अपेंडिक्स से निकाल देना है, कि आराम से व्यापार हो सकता है। क्या दुनिया के सभी पेड़ पौधे, सभी एनिमल्स अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3 का पार्ट है साइड्स का? क्या ऐसा नहीं है? बताओ। ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी कि बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी मतलब मैं कह रहा हूँ मोर देन 70%, 80%, 90% चीज़ों में अलाउड है ना ट्रेड? बिल्कुल है। ये सिर्फ किसको देखता है? जिनका एंडेंजर्ड स्टेटस हो, वल्नरेबल स्टेटस हो, जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो, राइट है ना। 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ट्रैफिक इज़ अ ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ऐसा कुछ है क्या? ये ब्यूरो है क्या? कोई ऑफिस है? बताओ। नहीं, एनजीओ है ना। ये गया, यानी कि ये तो नहीं हो सकता और ये तो नहीं हो सकता। करेक्ट पूछा है, ठीक है। द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जनरल स्टेटमेंट लग रही है ना। आंसर क्या होना चाहिए? डी, टू ओनली, ठीक है। ऐसी जनरल स्टेटमेंट पे इतना मतलब ऐसे मत सोचा करो आप। जैसे अगर आपको पता है इसने कन्फ्यूजन क्या पैदा करी थी, यहाँ पर इन क्वेश्चन ऐसे पूरा ठीक से लिखा नहीं, यूपीएससी ने फुल फॉर्म दी थी इसकी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ट्रैफिक वर्ड मेंशन नहीं कर रहा था, यूपीएससी ने फुल फॉर्म दी थी, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। तो ऑब्वियस ही बात है कि आप उसको सुन के पता लगा लो कि मतलब वो क्या बोल रहा है। कि अगर ऑब्वियस ही बात है, टर्म अगर आपके सामने आ रहा है कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, ट्रेड को मॉनिटर करने का एक सिस्टम है पूरा का पूरा, तो उसका काम यही तो होगा ना, ये इंश्योर करना कि जो ट्रेड है वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स में, इट इज़ नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। उसके बाद CAWT, कोलिजन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। ये कोलिजन है that promises to collaborate in the fight against illegal trade in wildlife and wildlife parts। ये एक US led coalition है against wildlife trafficking, जिसको 2005 में US 5 में लॉन्च करा गया था। इंडिया भी इसका मेंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके इनिशियल पार्टनर्स कौन कौन है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल, सेव द टाइगर फंड, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, ये एक प्राइवेट कोई बॉडी है USA की, और ट्रैफिक इंटरनेशनल, ठीक है। फिर पॉलिसीज़ एंड लॉस कंसर्निंग साइट्स इन इंडिया। भारत के अंदर साइट्स की बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल लेवल पर हमारे देश में कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जिसमें साइट की बातों को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है? क्योंकि साइट्स की ट्रीटी बाइंडिंग है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन वो ये तो नहीं बोलती कि आप अपनी नेशनल लॉज को हटा दो। वो ये कहते हैं नेशनल लॉज में कहीं ना कहीं बीच में हमारी बातें भी डाल देना, राइट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट साइट्स की बातों जो भी प्रिंसिपल्स हैं, वो बातें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में मिलती हैं। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992 में मिलती हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें मिलती हैं। और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली बात है ट्रेड एंड ट्रेड इन स्पीशीज़ या गुड्स या सामान, या फिर उन सामानों के बीच में कुछ ऐसा ना हो कि टॉर्टोइज या पेंगोलिन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा हो, एंड कस्टम्स एक्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की 1972, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारे एक्ट्स को हम लोग देखेंगे। हार्मिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो कि शेड्यूल 1 के अंदर लिस्टेड है इस एक्ट के अंदर, इट इज़ प्रोहिबिटेड थ्रू आउट इंडिया। यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत जो शेड्यूल 1 के जो स्पीशीज़ हैं उनको हार्म करना इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। हंटिंग स्पीशीज़ डेट रिक्वायर स्पेशल प्रोटेक्शन, इसकी रेगुलेशन होती है थ्रू लाइसेंस। और ये कहाँ पर अलाउ करा गया है? हंटिंग दो स्पीशीज़ डेट रिक्वायर स्पेशल प्रोटेक्शन वाले शेड्यूल 2 के अंदर। देयर आर सोर्स ऑफ बिग गेम, मतलब वो यूज़ होता है एज अ स्पोर्ट। शेड्यूल 3 के अंदर ऐसे एनिमल्स हैं। एंड स्मॉल गेम, किसी रीजन स्पेसिफिक में उन एनिमल्स को यूज़ करा जाता है। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना है कि एक बुल रेस होती है एक तरीके की, जलीकट्टू, काफ़ी इशू चला था इसका सुप्रीम कोर्ट में, है ना, फेस्टिवल के फॉर्म में।
और ये बोला गया था कि उनको एनिमल्स जो हैं उनको वो ये जो है बुल्स जो हैं उनको हार्म करा जाता है, उनके सींग वगैरह टूट जाते हैं, है ना। कुछ जो बुल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े होते हैं, उनके घुट्टों में दर्द होता है। जलीकट्टू फेस्टिवल को तो आपने सुना होगा ना, कहाँ का जलीकट्टू फेस्टिवल? जलीकट्टू स्पोर्ट कहाँ का है? तमिलनाडु, ठीक है। ये पोंगल सेलिब्रेशन जो होती है, पोंगल किस लिए होता है? जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या मनाया जाता है? हाँ, तो वो क्यों किस लिए होता है? वो पोस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमल्स हर्ट होते हैं ऐसे फेस्टिवल, ऐसे किसी चीज़ में, ठीक है। सुना तो होगा आप लोगों ने जलीकट्टू के बारे में, कि पहली बार सुन रहे हो? हाँ, ठीक है। तो जैसे अगर ऐसा कुछ फेस्टिवल हो रहा है तो ये स्मॉल गेम है। स्मॉल गेम इसलिए है, हर जगह तो प्रैक्टिस नहीं हो रहा ना, लार्ज स्केल पे हो रहा है, लेकिन एक रीजन स्पेसिफिक है ना, ये चीज़ है, ठीक है। और देखो ये चीज़ ना जो है, बहुत सारी जगहों पर आपको पता है कि जैसे बोलियाँ लगती हैं और लोग एक तरीके से जुआ खेलते हैं कि कुत्तों की रेस करवा लो, है ना, या मुर्गे मुर्गियों की लड़ाई करवाओ। ये सारे जो स्पोर्ट्स के जो गेम होते हैं जिसमें एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं, या फिर एक एनिमल दूसरे एनिमल को मार देता है, ठीक है, तो इट इज़ रेगुलेटेड थ्रू लाइसेंस। और ये स्मॉल गेम की बात होती है स्केड्यूल 4 के अंदर, बिग गेम स्केड्यूल 3, स्पेशल प्रोटेक्शन वाले स्केड्यूल 2। स्केड्यूल 1 के अंदर तो आप छू ही नहीं सकते हो। अगर ऐसे स्पीशीज़ को हंट करना है विच आर लिस्टेड इन स्केड्यूल 2, 3 एंड 4, इट इज़ रेगुलेटेड थ्रू लाइसेंसिंग। अब कुछ जो स्पीशीज़ हैं दे आर क्लासिफाइड एज वर्मेन इन स्केड्यूल 5 एंड दे मे बी हंटेड विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। एंड द एक्ट्स प्रोहिबिट्स द ट्रेड इन स्पेसिफाइड प्लांट्स, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके स्केड्यूल 1 से लेकर 5 तक किससे डील करता है? एनिमल से। और स्केड्यूल 6 उसका किससे डील करता है? कुछ प्लांट से, ठीक है। फ्रॉम एन एरिया स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो स्केड्यूल 6 है इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, इट लिस्ट ऑल द 6 प्लांट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि साइट्स के अपेंडिक्स में लिस्ट डाउन है। तो जो ट्रेड होता है इन द शेड्यूल्ड एनिमल्स स्केड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2, दे आर प्रोहिबिटेड अंडर दैट। याद रखना है शेड्यूल 2 के अंदर जो उसका पार्ट 2 है। अब आपको सारे पार्ट याद नहीं करने हैं, जितना यहाँ पर दे रखा है उतना काफ़ी है। और ये तो फिर भी आपको जो साइट्स के कंटेक्स्ट के अंदर ये एक्ट्स वगैरह के बारे में बता रहा है। ये जो डिटेल्ड एक्ट्स हैं इसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे। ये अभी आपको साइट्स के अंतर्गत जो अभी हम पढ़ रहे थे ना कि भारत में ऐसे कौन कौन से जो एक्ट्स हैं नेशनल लेवल पर जिसमें साइट्स के प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं हमें इनकॉर्पोरेटेड, वो इनकॉर्पोरेट करे गए हैं। तो वो आपको एक छोटी छोटी डिटेल दे रहा है। हम और ज़्यादा बड़े तरीके से उसको पढ़ेंगे कि जिसमें हम सिर्फ एक लेक्चर डेडिकेट करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को या फिर अलग अलग एक्ट को या फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वो बाद में आएगा। तो जो शेड्यूल 6 है इट लिस्ट डाउन 6 प्लांट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि साइट्स के अलग अलग अपेंडिसेस में है, और ट्रेड इन शेड्यूल्ड एनिमल्स जो कि शेड्यूल 2 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 के अंदर है, वो प्रोहिबिटेड है अंडर दैट। आप उसके अंदर व्यापार वगैरह नहीं कर सकते और किलिंग वगैरह बिल्कुल नहीं कर सकते। सिमिलरली ये जो एक्ट है ये बोलता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इट डिसअलाउज ट्रेड इन ऑल काइंड्स ऑफ इम्पोर्टेड आइवरी इंक्लूडिंग दैट ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट आइवरी। हाथी दांत के अंदर किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं होना चाहिए, स्पेशली वो हाथी दांत जो कि देश के बाहर से आए गए हैं, क्योंकि अगर देश के बाहर से आ रहे हैं तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उस कंट्री के अंदर किलिंग होगी अगर आपकी कंट्री के अंदर नहीं हो रही है तो, है ना। ज़ैम्बिया को नहीं मिली ना परमिशन, देखा ना अभी हमने। तो ये जो एक्ट है इसको 2006 में इसका अमेंडमेंट हुआ था एंड इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो विद स्टैट्यूटरी बैकिंग, यानी कि दोनों चीज़ें पार्लियामेंट की एक्ट की मदद से इस्टेब्लिश करी गई थी, ठीक है। तो ये याद रखना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत जो है ये आए थे, ठीक है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 ये कहता है नो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मेड, नो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट शुड बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट।
ये जो एक्ट है ये एम्पावर करता है भारत की सरकार को कि भारत की सरकार कुछ ऐसे ऑर्डर जारी करे, कुछ ऐसे प्रोविजन बनाए फॉर प्रोहिबिटिंग एंड रेगुलेटिंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ गुड्स जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ जो है वो उनका व्यापार हो रहा हो और ये देखा जा रहा हो कि एनिमल्स की कोई तस्करी तो नहीं हो रही, या फिर उनसे डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट्स की। ठीक है, जैसे पेंगोलिन की तस्करी अक्सर किस वजह से होती है, उनके बॉडी स्केल्स की वजह से, है ना, जिसको चाइना में काफ़ी सारे लोग जो है दवाइयों के तौर पर यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था। और ऐसा माना जाता है, उनका विश्वास ये है कि इससे मर्दों के अंदर सेक्स की जो है वो क्षमता बढ़ती है, सेक्स पावर बढ़ती है। ठीक है, तो लेकिन इसकी वजह से देखो ऑल्टरनेटिव्स ना कुदरत में बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप ना पेंगोलिन को नहीं मार सकते इसकी वजह से, बात ये है। ठीक है, उसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2009 टू 2014। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है आपको पता है ना, अभी लेटेस्ट हमें करंट अफेयर पढ़ा था शायद, तभी हमने पढ़ा था नई वाली फॉरेन पॉलिसी आ गई हमारी। जो अभी तक जो फॉरेन पॉलिसी चलती हुई आती थी, इट अनाउंस पीरियडिकली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसमें इंफॉर्मेशन थी कि वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स जो हैं कौन कौन से प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्ट करे जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और ऑब्वियसली बात है, इसको एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट्स पे कौन पकड़ेंगे, कस्टम्स ऑफिशियल्स, है ना। तो यहाँ पर ये बोला गया हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, द पॉलिसी इज डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद द मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर साइट्स इन इंडिया विद रिगार्ड टू मैटर्स ऑन वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना एंड कैसे कस्टम्स एक्ट 1962 के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को, फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करना है। स्पेशली सामानों के साथ ऐसा ना हो कि कोई एक सामान का बोरा आ रहा है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अब जब उनको खोला गया तो उसके अंदर इंडियन स्टार टॉर्टोइज देखने को मिल रहे हैं। समझ गए ना इस एग्जांपल से कि मतलब कैसे रोकना है। उसके बाद एग्जिम पॉलिसी का सिंपल सा मतलब होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी। ठीक है, ये एग्जिम वर्ड हम इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स का एंड देयर पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इट इज़ अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च एंड एक्सचेंज बिटवीन जूस। आप कर सकते हो इसका मतलब व्यापार वगैरह, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के लिए। इसके लिए आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से लाइसेंस लेना पड़ेगा और इनके पास इतनी पावर होती है कि अगर आप तस्करी करते हुए पकड़े गए या फिर जिस पर्पज़ के लिए आप बता रहे हो कि हमने इसको जो है ट्रेड करा और अगर वो पर्पज़ फुलफिल नहीं हुआ तो आपको जेल भी भेज सकती है अथॉरिटी, DGFT। ठीक है, जो करंट पॉलिसी अभी हमारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, इट डज नॉट परमिट द कमर्शियल इम्पोर्ट ऑफ अफ्रीकन आइवरी, क्योंकि साइट्स ने उसको बैन कर रखा है कि आप अफ्रीका से ये हाथी दांत तो मंगवा ही नहीं सकते। और जो इम्पोर्ट है मतलब आप इसको ना साइंटिफिक पर्पज से भी नहीं मंगवा सकते, ये वाली बात याद रखना, इसको लाइटली मत लेना स्टेटमेंट को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिफिक पर्पज से कल को UPSC बोल सकते हैं कि आप हाथी दांत को मंगवा सकते हो क्या अफ्रीका से, नहीं, इसको बैन कर रखा है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी, नहीं, जो चीज़ें बैन कर रखी होंगी साइंटिफिक स्टडी के तौर पर भी नहीं मंगवा सकते हो अंडर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी साइट्स ने, क्योंकि अलाउ ही नहीं कर रखा है। सिर्फ आपको वो चीज़ें याद करनी है, एक्सेप्शंस पे फोकस करा करो, तो बाकी चीज़ों में तो ऑब्वियसली बात है आपको राइट ही बोलना है। ठीक है, इम्पोर्ट ऑफ अदर डेरिवेटिव्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड एंड इट कैन बी मेड ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ DGFT। ठीक है, यानी कि एक तो साइट ने बैन कर रखा है, साइट्स ने बैन कर रखा है अफ्रीकन आइवरी को, ऐसे DGFT ये भी देखेगा कि कौन कौन से आइटम्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, एक रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट बनानी है कि इसको साइंटिफिक पर्पज से भी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे अपने देश में इंपोर्ट करने के लिए, या फिर हमारे देश से बाहर नहीं जाएगा एक्सपोर्ट होने के लिए। तो इम्पोर्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एज पेट्स इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ साइट्स। ठीक है, कल को अगर देशवासियों का लगाव बढ़ जाए एकदम से कि हमें वाइल्ड क्रोकोडाइल को पालना है या फिर वाइट क्रोकोडाइल, तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर वाइट क्रोकोडाइल काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो अलाउ करा जाएगा क्या बताओ DGFT के द्वारा वाइट क्रोकोडाइल? और ये आपको इतने घिनौने नहीं लगेंगे। जो होता है वाइट क्रोकोडाइल, और एक होता है जैसे वाइट पिकॉक।
अब हम कहें कि हमारा राष्ट्र पक्षी है, हम दूसरी कंट्री से भी ये जो है ये मंगवाएंगे, अलाउ करेगा डीजीएफटी? बताओ। नहीं ना। और ऐसे ही वाइट एलिफेंट प्रॉपर तरीके से वाइट तो नहीं होता है, लेकिन बहुत रेयर स्पीशीज़ होती हैं। एक ही है, ठीक है। उसके बाद एनफोर्समेंट करने के लिए कौन है? आपने बॉडी देखी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, और इसको किसके अंतर्गत इस्टेब्लिश करा गया था? हमने देखा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करके 2006 में, है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, है ना। ये किस स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो जो वाइल्ड लाइफ क्राइम और इलीगल ट्रेड जो था, वाइल्ड एनिमल्स का जो बढ़ता जा रहा था, उनके प्रोडक्ट्स का जो बढ़ता जा रहा था, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो क्रिएट करा गया 2007 में अंडर द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2000, उसकी अमेंडमेंट करके 2006 में, 2007 में आ गया। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये एक डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी है साइट्स रिलेटेड एनफोर्समेंट के लिए, कि साइट्स की जो भी बातें उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करा जाए, स्पेशली एनिमल्स की तस्करी और इलीगल ट्रेड उनका रोका जाए। ये एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो ब्यूरो है इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं। दिल्ली के अंदर इसका मेन हेडक्वार्टर है, इसके अलावा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर इज इन मध्य प्रदेश। 5 बॉर्डर यूनिट्स एट रामनाथापुरम, गोरखपुर, मोतीहारी, नथुला एंड मोरे। तो अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, इसके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या टास्क दिए गए हैं इसको? टू कलेक्ट एंड कोलेट, एक ही बात है, कलेक्ट करना, इंटेलिजेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम, ठीक है। मैं आपको वैसे इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर पढ़ाऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, और उसमें एक नया वर्ड डाल दिया गया है ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम। अब ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम आप ऐसा समझ जाओ, ये ना जब एक कंट्री के अंदर किसी भी एक स्पीशी की जो है फ्लोरा या फौना की डिमांड बढ़ रही है, और वहाँ पर वो कंट्री, या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार मंगवा रही है, सरकार तस्करी करवा रही है सामने वाली कंट्री की, लेकिन उस कंट्री के अंदर कुछ जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वो अपने कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए बड़ा सोच समझकर एक प्लान्ड वे में जब ऐसे एनिमल्स की तस्करी करवाएं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों में छुपा कर, या किसी न किसी चीज़ में बॉर्डर के थ्रू या कैसे भी, तो इसके लिए इंटेलिजेंस गैदर करना कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। उसके बाद कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन राज्य को देना, एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को देना, ताकि क्रिमिनल्स को जल्दी पकड़ा जाए। एक सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक कलेक्ट करना कि ऐसे कौन से पहले लोग जो पकड़े गए थे उनको आइडेंटिफाई करा जाए, और ये देखा जाए कि उनका पूरा का पूरा ग्रुप पता लगाया जाए कि वो लोग कैसे इंडिया के अंदर सामानों के थ्रू ये ऐसे एनिमल्स की तस्करी करवाते हैं। वेरियस एजेंसीज़ के बीच में एक्शंस को कोऑर्डिनेट करना इन कनेक्शन विद द एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेन अथॉरिटीज़ को हेल्प करना कि वो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल को फैसिलिटेट कर सकें। कैपेसिटी बिल्डिंग करना वाइल्ड लाइफ क्राइम एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की। राज्य की सरकारों की मदद करना ये इंश्योर करने के लिए कि वाइल्ड लाइफ क्राइम जो हैं उसमें प्रोसिक्यूट कैसे करा जाए, लोगों को कैसे पकड़ा जाए, कोर्ट के सामने कैसे पेशी होनी है, कितने साल का कौन सी मतलब किस क्राइम के लिए कितने साल की सज़ा, और भारत की सरकार को एडवाइस करना ऑन इश्यूज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, ठीक है। इट ऑल्सो असिस्ट एंड एडवाइसेज द कस्टम अथॉरिटीज इन इंस्पेक्शन ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना एज पर द प्रोविजंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, साइट्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी गवर्निंग सच एन एक्ट। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।